हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एजुकेशन रेक्टर में। जो टॉपिक्स हम कवर करने जा रहे हैं वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। तो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जानना है सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन। यही हमारे चैप्टर का नाम है, इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री सी लैंग्वेज की। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि सी लैंग्वेज एक जनरल पर्पस स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी एक जनरल पर्पस स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जनरल पर्पस लैंग्वेज का मतलब होता है कि सी लैंग्वेज का यूज़ करके चाहे हम मैथ से रिलेटेड सॉफ्टवेयर बना लें, चाहे अकाउंटिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर बनाएं, मतलब सभी टाइप के सॉफ्टवेयर सी लैंग्वेज का यूज़ करके हम बना सकते हैं। दूसरा टर्म जो है यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है सी लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होता है उसको हम छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, जिससे प्रोग्रामिंग ईजी हो जाती है। अब थोड़ा इसका जो हिस्ट्री है वो जानते हैं। सी लैंग्वेज को डेवलप किया था डेनिस रिची ने। सी लैंग्वेज डेनिस रिची ने डेवलप करी थी। कब डेवलप करी थी? 1972 में इन्होंने इसे डेवलप किया था। और कहाँ डेवलप किया था? बेल लेबोरेटरीज़ में डेवलप किया था, जो कि अमेरिका में है, यूएसए में। सी लैंग्वेज को 1972 में डेनिस रिची ने अमेरिका की बेल लेबोरेटरीज़ में डेवलप किया। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि सी बी लैंग्वेज का इम्प्रूव्ड रूप है। सी लैंग्वेज से पहले एक लैंग्वेज यूज़ होती थी जिसको बी कहते थे, बी लैंग्वेज। तो बी लैंग्वेज को ही इम्प्रूव करके उसको एडवांस बनाया गया है, और क्योंकि बी लैंग्वेज थी और उसका एडवांस जो वर्जन है उसको सी कहा गया। बी के बाद सी आता है, इसीलिए इस लैंग्वेज को सी कहा गया है। सी का उपयोग सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे यूनिक्स ओएस बनाने में हुआ है। सी लैंग्वेज काफ़ी पावरफुल लैंग्वेज है। इसको यूज़ करके हम ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह भी बना सकते हैं, और बनाया भी गया है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इसी लैंग्वेज को यूज़ करके बनाया गया है। और कई सारी जो आज की मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं जैसे सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सारी जो लैंग्वेजेस हैं इनकी जो जड़ है, इनका जो बेस है वो सी लैंग्वेज ही है। इसीलिए हम सी लैंग्वेज सीख रहे हैं, क्योंकि अगर हम बेस सीख लेंगे तो हम आगे की लैंग्वेजेस को ईज़िली सीख सकते हैं। तो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के फीचर्स हमें पढ़ने हैं। सी लैंग्वेज के फीचर्स क्या क्या हैं? फीचर्स का मतलब होता है कि इसकी विशेषता क्या है, इसमें कौन सी खासियत है जो हम इस लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले ये सिंपल और इजी है। सी लैंग्वेज बहुत सिंपल है। इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझने में आसान होता है, इसलिए ये छात्रों को, स्टूडेंट्स को सिखाई जाती है। दूसरी चीज़ है ये पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब एक बार प्रोग्राम लिखो, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर चला सकते हो। मतलब हमने अगर इस लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिख लिया तो हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पर चला सकते हैं, चाहे हमारा सिस्टम विंडोज़ का हो या लाइनक्स का हो, कोई भी हमारा सिस्टम हो, हम सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखकर उसको सारे प्लेटफॉर्म पर चला सकते हैं। जैसा कि पहले बताया था, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये सी। मतलब प्रोग्राम को हम छोटे छोटे फंक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, जिससे प्रोग्रामिंग ईजी हो जाती है। फंक्शन का मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। अगला है मिडिल लेवल लैंग्वेज। सी लैंग्वेज जो है वो मशीन लेवल और हाई लेवल दोनों की विशेषताएं रखती है। मशीन लेवल मतलब कि हार्डवेयर के ज़्यादा पास है, और हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब है कि इसको, जो हाई लेवल लैंग्वेज में विशेषताएं होती हैं कि लिखना आसान होता है, इंग्लिश जैसे वर्ड का यूज़ होता है, तो ये दोनों ही इसमें विशेषताएं मिलती हैं। रिच लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी क्या होती है ये आप आगे अगर जब सी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। अभी फ़िलहाल आप याद कर लीजिए कि सी लैंग्वेज की जो लाइब्रेरी है वो बहुत वास्ट है, बहुत रिच है। इसमें प्री डिफाइंड फंक्शंस यूज़ होते हैं। फंक्शंस मतलब इसमें कुछ फीचर्स हैं जिनको हम पहले से इसमें बने हुए हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। ऑपरेटर्स भी इसमें बहुत सारे हैं। ऑपरेटर्स के बारे में हम आगे जानेंगे। तो इसकी लाइब्रेरी रिच है, और इसका एग्जीक्यूशन फ़ास्ट होता है। मतलब ये इसमें अगर हम जो प्रोग्राम लिखते हैं वो बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूट होते हैं। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं थी, एग्ज़ाम में भी पूछी जाती हैं। आप ये सारी जो विशेषताएं हैं ये सारी आप याद कर लेंगे। हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है सी में कैरेक्टर सेट। ये जो टॉपिक है कैरेक्टर सेट, ये एक बेसिक टॉपिक है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ें हम, उस सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये टॉपिक तो आता ही आता है, और इसके आगे भी जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के एक बेस हैं। मतलब बेसिक टर्म्स हैं, ये सारी यूज़ होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। अब आप इमेजिन करें, अगर हम सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिख रहे हैं तो प्रोग्राम लिखने में हम क्या क्या यूज़ करेंगे। अब प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसमें हम अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे। कई बार हम नंबर्स यानी डिजिट्स का भी यूज़ करते हैं।
ऐसे स्पेशल सिंबल्स का भी यूज़ करते हैं। ब्लैंक स्पेस, टैब और न्यू लाइन, मतलब लाइन चेंज करेंगे, खाली स्थान भी छोड़ेंगे प्रोग्राम में, तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। ये सब कैरेक्टर्स कहलाते हैं, यानी अल्फ़ाबेट जो है वो एक कैरेक्टर हो गया। ABCDEFGH ये सब क्या है? कैरेक्टर। ऐसे ही जो संख्याएं होती हैं, डिजिट्स होते हैं, ये भी कैरेक्टर हैं। 0 1 2 3 4 5 ये सारे जो नंबर्स हैं, संख्याएं हैं, डिजिट्स हैं, ये भी कैरेक्टर हैं। जो ये स्पेशल सिंबल्स होते हैं इन्हें भी हम कैरेक्टर कहते हैं। लाइन चेंज कर दी हमने, ब्लैंक स्पेस दिया हमने, इसको भी हम कैरेक्टर ही मानते हैं। तो सी लैंग्वेज में ये सारे कैरेक्टर्स यूज़ होते हैं। इन सभी कैरेक्टर्स के समूह को, जैसा कि यहाँ परिभाषा में लिखा हुआ है, सी प्रोग्राम लिखने के लिए कैरेक्टर्स का समूह प्रयोग होता है, और ये जो कैरेक्टर्स का समूह है इसी को हम सी भाषा का कैरेक्टर सेट कहते हैं। ये परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि अगले टॉपिक में इसको दोबारा से रिवाइज़ करा दूँ। अब अगला टॉपिक देखते हैं हम। अगला टॉपिक है हमारा आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या है? आइडेंटिफायर वह नाम है जो वेरिएबल, फंक्शन, एरे आदि को दिया जाता है। अब जो हम प्रोग्राम लिखेंगे, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे, तो प्रोग्रामिंग में हम कई सारे एलिमेंट्स, कई सारे तत्व यूज़ करेंगे, कई सारे एलिमेंट्स यूज़ करेंगे। जैसे वेरिएबल यूज़ करेंगे, फंक्शन यूज़ करेंगे, एरे यूज़ करेंगे। ये बेसिक एलिमेंट्स हैं प्रोग्रामिंग के। इन एलिमेंट्स को हम नाम देते हैं। तो इन एलिमेंट्स को जो नाम दिया जाता है उस नाम को ही हम आइडेंटिफायर कहते हैं। आगे आप लोग वेरिएबल भी समझेंगे, फंक्शन भी समझेंगे, एरे भी समझेंगे, ये सारी चीज़ें समझेंगे। और ये जो एलिमेंट्स हैं इनको जो हम नाम देते हैं वो नाम ही आइडेंटिफायर है। अब नाम देने का कुछ नियम होता है। अगर हमें नाम देना है किसी एलिमेंट को तो उसके लिए कुछ नियम है। ये नियम आप याद कर लें, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हम अगर आइडेंटिफायर बना रहे हैं यानी एलिमेंट को नाम दे रहे हैं तो हमें अल्फ़ाबेट यूज़ करना है, कर सकते हैं, डिजिट्स भी यूज़ कर सकते हैं, और सिंबल के रूप में केवल अंडरस्कोर का ही यूज़ कर सकते हैं। 3 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं और अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। अब हमें ध्यान क्या रखना है? हमें ध्यान रखना है कि अगर हम आइडेंटिफायर बना रहे हैं तो उसका जो पहला लेटर है वो अल्फ़ाबेट होना चाहिए, नंबर नहीं होना चाहिए, केवल अल्फ़ाबेट। कीवर्ड्स का हमें यूज़ नहीं करना है। कीवर्ड्स कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिनका सी लैंग्वेज में अपना मीनिंग होता है। अभी आगे हम कीवर्ड्स के बारे में समझेंगे। तो जो कीवर्ड्स हैं जिनका सी लैंग्वेज में अपना एक मीनिंग है, अपना एक अर्थ है, वो हम यूज़ नहीं कर सकते। तो हमें याद रखना है, अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, तीनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई स्पेशल सिंबल यूज़ नहीं कर सकते। हम चाहें ये वाला स्पेशल सिंबल यूज़ कर लें तो नहीं कर पाएंगे, हम चाहें तो ये यूज़ कर लें, ये भी नहीं यूज़ कर पाएंगे। ये वाला सिंबल भी आइडेंटिफायर की तरह यूज़ नहीं कर सकते। हम केवल क्या यूज़ कर सकते हैं? अंडरस्कोर, और कीवर्ड्स यूज़ नहीं करना है। जो आइडेंटिफायर होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब अगर हम ऐसे एज लिखें जिसमें ए छोटा है और दूसरा एज लिखें इसमें ए कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, यहाँ स्मॉल में है, यहाँ कैपिटल में है, तो सी लैंग्वेज दोनों को अलग अलग मानता है। इसी को हम केस सेंसिटिव कहते हैं। तो आइडेंटिफायर जो वेरिएबल होते हैं, फंक्शन होते हैं, एरे होते हैं, यानी प्रोग्रामिंग के जो एलिमेंट्स हैं उनको दिया जाने वाला नाम होता है। आइडेंटिफायर्स में हम आइडेंटिफायर बनाने के लिए अल्फ़ाबेट, डिजिट्स, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। स्पेशल सिंबल यूज़ नहीं कर सकते, जैसा कि अभी बताया। जब भी हम आइडेंटिफायर बना रहे हैं तो पहला जो कैरेक्टर है वो हमेशा अल्फ़ाबेट होना चाहिए। कीवर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते, कीवर्ड्स के बारे में हम आगे समझेंगे। और जो आइडेंटिफायर होता है वो केस सेंसिटिव होता है, यानी उसमें स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में अंतर माना जाता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कीवर्ड्स। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में समझा था कि आइडेंटिफायर्स जब हम बनाते हैं तो उसमें हम कीवर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते। अब ये कीवर्ड्स क्या होते हैं? सी लैंग्वेज जो है उसमें 32 वर्ड्स ऐसे हैं जिनका सी लैंग्वेज में अपना एक कुछ अलग अर्थ है, इनका अपना अर्थ होता है। वो कुछ विशेष काम को करने के लिए यूज़ होते हैं। तो इनको हम एज आ आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते, मतलब आइडेंटिफायर की तरह यूज़ नहीं कर सकते। दूसरे एलिमेंट्स को उन वर्ड्स का यूज़ करके नाम नहीं दे सकते। इनकी जो संख्या है वो 32 है। कीवर्ड्स क्या हैं? 32। जैसे INT हो गया, फ्लोट हो गया, CHAR कैर हो गया, इफ़, एल्स, वाइल, फॉर, रिटर्न, ब्रेक, कंटिन्यू, ये सारे कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं, ये रिज़र्व वर्ड कहलाते हैं। इनका सी लैंग्वेज में अपना कुछ मीनिंग होता है। ये टोटल 32 हैं, इनको हम एज आ आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। आप इसकी डेफिनेशन याद कर लें। कीवर्ड वे रिज़र्व वर्ड होते हैं जिनका मीनिंग पहले से तय होता है। किसमें? सी लैंग्वेज में पहले से तय होता है।
इन्हें वेरिएबल या फिर आइडेंटिफायर के नाम की तरह यूज़ नहीं कर सकते। ये हमने पिछले टॉपिक में समझा था। अगला टॉपिक हमारा है कांस्टेंट। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि जब हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो जब तक हमारा प्रोग्राम पूरा चलता रहता है, प्रोग्राम को हम रन करते हैं, जब तक हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहता है, तब तक हम कुछ वैल्यूज़ को चेंज नहीं करते या फिर वो वैल्यू चेंज नहीं होती हैं। तो ऐसी वैल्यूज़ जो पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन यानी जब तक हमारा प्रोग्राम चल रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके दौरान वो वैल्यू चेंज नहीं होती। तो जो वैल्यू चेंज नहीं होती उनको हम कांस्टेंट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन याद करेंगे। कांस्टेंट वह वैल्यू है जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होती, अपरिवर्तित रहती है। कांस्टेंट वह वैल्यू है जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होती। कोई वैल्यू होती हैं जो हमारा प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो रहा होता है, चल रहा होता है, उसके दौरान चेंज नहीं होती। अगर हम ऐसी वैल्यू बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। CONST कॉन्स्ट, इस कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। फ़िलहाल अभी आप इसके बारे में ना सोचें, जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अभी केवल आप बेसिक थ्योरी समझते जाएं। अब ये जो कांस्टेंट होते हैं ये 4 टाइप के होते हैं। एक होता है इंटीजर कांस्टेंट, दूसरा होता है फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, तीसरा कैरेक्टर कांस्टेंट, चौथा स्ट्रिंग कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट मतलब इसमें पूर्णांक आते हैं, जैसे 10, -25, मतलब सारी माइनस वाली संख्या हो गई, माइनस वाली सारी संख्याएं, 0 भी हो गया, 1, 2, 3 और डैश 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 डैश, ऐसे ही सारी माइनस की संख्याएं, सारी प्लस वाली संख्याएं और 0, मतलब इसमें पॉइंट नहीं आएगा। जो केवल डिजिट्स हैं बिना पॉइंट के, जो पूर्णांक हैं, केवल वही आते हैं इसमें इंटीजर कांस्टेंट में। दूसरा जो कांस्टेंट होता है वो है फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट का मतलब है ऐसा कांस्टेंट या फिर ऐसी वैल्यूज़ जिनमें पॉइंट लगा होता है, दशमलव लगा हुआ है। वो माइनस की भी हो सकती हैं, प्लस वाली भी हो सकती हैं, लेकिन अगर पॉइंट लगा हुआ है, कोई कांस्टेंट ऐसा है जिसमें पॉइंट लगा है, दशमलव लगा है, उसको हम फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट कहते हैं। तीसरा जो है वो है कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट होते हैं। इन्हें हमेशा सिंगल कोटेशन मार्क में लिखा जाता है। कोटेशन मार्क का मतलब ऐसे जो ये इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, अगर हमने ऐसे लिख दिया 0 सिंगल कोटेशन मार्क में, तो ये कैरेक्टर कांस्टेंट है। अगर हमने ऐसे लिख दिया A सिंगल कोटेशन मार्क में, तो ये भी कैरेक्टर कांस्टेंट है। जैसा यहाँ एग्जांपल में बताया है, सिंगल कोटेशन मार्क में अगर कोई कैरेक्टर लिखा जाता है तो उसको कैरेक्टर कांस्टेंट हम कह देते हैं। अगर कांस्टेंट है वो और सिंगल कोटेशन मार्क में लिखा है तो वो कैरेक्टर कांस्टेंट माना जाता है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है, अगला जो टाइप है कांस्टेंट का वो है स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट डबल कोटेशन मार्क में लिखे जाते हैं, यानी ऐसे ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखे जाते हैं। और स्ट्रिंग का मतलब होता है कि कैरेक्टर्स की श्रृंखला। जब हम कई सारे कैरेक्टर्स एक लाइन में लिख देते हैं तो उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पर हेलो लिखा हुआ है, अब इस हेलो में H भी है, E भी है, LL है, O है, कई सारे कैरेक्टर्स हैं जो एक श्रृंखला में लिखे हुए हैं, तो ये स्ट्रिंग है। अब कोई कांस्टेंट ऐसा हो जिसमें कई सारे कैरेक्टर्स हों एक श्रृंखला में और उन्हें डबल कोटेशन मार्क में लिखा गया हो, तो उसको स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। तो कांस्टेंट हमारे 4 टाइप के हैं, इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। इसके बाद सी लैंग्वेज के ऑपरेटर्स वो चिन्ह होते हैं जो सी लैंग्वेज में कुछ ना कुछ क्रिया करने के लिए, कुछ ना कुछ काम करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे पहले इसकी डेफिनेशन समझेंगे फिर इनके बारे में समझते हैं। ऑपरेटर स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिनसे ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ऑपरेशन मतलब कोई ना कोई क्रिया होती है जिनसे, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग करने के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह, डिवीजन का चिन्ह और मॉड्यूलस का चिन्ह, ये है अंकगणितीय ऑपरेटर। इसके अलावा यहाँ पर जो चिन्ह बने हुए हैं इन्हें रिलेशनल ऑपरेटर कहा जाता है। ये वाला इक्वल का साइन है। सी लैंग्वेज में हमेशा याद रखना है कि डबल बार इक्वल बनाओ तो इसे इक्वल कहते हैं, 2 बार ऐसा चिन्ह बनाओगा बराबर वाला तो ये इक्वल का साइन है। ये वाला नॉट इक्वल का है। ये ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, यहाँ पर जो चिन्ह बने हुए हैं ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर हैं। 3 प्रकार के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। ये एंड ऑपरेटर है, ये और ऑपरेटर है और ये वाला नॉट ऑपरेटर है। 3 प्रकार के लॉजिकल ऑपरेटर हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, अगर एक बार हमने इक्वल का साइन बनाया तो इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ये आपको याद रखना है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है।
इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, 2 बार प्लस का चिन्ह बनाओ तो इसको इंक्रीमेंट कहते हैं, 2 बार माइनस का चिन्ह बनाओ तो इसको डिक्रीमेंट कहते हैं। इंक्रीमेंट का मतलब होता है एक की वृद्धि और डिक्रीमेंट का मतलब होता है एक की कमी। इंक्रीमेंट को प्लस प्लस से लिखा जाता है और डिक्रीमेंट को माइनस माइनस से लिखा जाता है। एक ये है कंडीशनल ऑपरेटर, ये याद रखना है। कंडीशनल ऑपरेटर का चिन्ह क्या है? क्वेश्चन मार्क और ऐसे ये अनुपात वाला चिन्ह, ये कंडीशनल ऑपरेटर है। पहले भी एग्जाम्स में पूछा गया है, हो सकता है इस बार भी आ जाए। तो कंडीशनल ऑपरेटर क्या है? एक बार क्वेश्चन मार्क और 2 बार ऐसा अनुपात वाला चिन्ह बना दिए तो इसको हम कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं। तो ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर ऐसे चिन्ह होते हैं जिनका जो सी भाषा में कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, कुछ ना कुछ क्रिया करते हैं, और ऑपरेटर्स के टाइप हमने यहाँ पर पढ़े हैं। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा है डेटा टाइप। सी लैंग्वेज जो है इसमें डेटा को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। डेटा टाइप यह बताता है कि वेरिएबल में किस प्रकार का डेटा स्टोर है। अभी हम वेरिएबल के बारे में आगे समझेंगे, अभी इजी लैंग्वेज में हम डेटा टाइप के बारे में समझते हैं। जो सी लैंग्वेज है इसमें डेटा को, अब डेटा तो कुछ भी हो सकता है, डेटा को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। 4 वर्ग हैं। एक इंटीजर हो गया, यहाँ लिखा हुआ है इंटीजर, दूसरा फ्लोट, तीसरा कैरेक्टर, चौथा डबल, एक 5वां भी है वॉइड। तो ऐसे वैसे तो 4 हैं, एक अगर हम वॉइड ऐड कर दें तो 5 वर्ग हो गए। तो जो सी लैंग्वेज है उसमें डेटा को 5 वर्गों में बांटा गया है। अब डेटा कुछ भी हो सकता है डेटा हमारा पूर्णांक के रूप में हो, 1 2 3 4 5, ये सब पूर्णांक हैं जिनमें दशमलव नहीं लगा हुआ। माइनस वाले भी पूर्णांक हो सकते हैं, तो दशमलव नहीं लगा हुआ और डाटा हमारा डेटा जो है वो पूर्णांक के रूप में है, तो उसको इंटीजर टाइप का डेटा हम कहते हैं। और जो इंटीजर डेटा होता है ये कंप्यूटर की मेमोरी में 2 बाइट स्थान लेता है। 2 बाइट, हमें ये याद रखना है। जो इंटीजर डेटा होता है ये कंप्यूटर की मेमोरी में 2 बाइट स्थान लेता है। इंटीजर डेटा कंप्यूटर की मेमोरी में 2 बाइट स्थान लेता है, तो ये 2 बाइट लेगा, ठीक। इसके अलावा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स या फ्लोट डेटा टाइप। ये फ्लोट डेटा टाइप क्या है? ऐसा डेटा जिसमें दशमलव वाली संख्याएं आती हैं, जैसा कि अभी हमने कांस्टेंट में समझा था। फ्लोट मतलब दशमलव वाली संख्या। अगर दशमलव वाली संख्या हम कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करते हैं तो ये 4 बाइट जो मेमोरी है वो लेता है। इंटीजर टाइप का डेटा 2 बाइट लेता है और फ्लोट डेटा 4 बाइट लेता है। कैरेक्टर डेटा, सिंगल कैरेक्टर्स के बारे में हमने समझा था कि ये भी हो सकते हैं नंबर्स, इनको भी हम कैरेक्टर कहते हैं। अल्फ़ाबेट, इनको भी हम कैरेक्टर कहते हैं। तो जो कैरेक्टर टाइप का डेटा होता है ये कैर डेटा टाइप के अंदर आता है। इसमें केवल सिंगल कैरेक्टर्स होते हैं और ये कंप्यूटर की मेमोरी में 1 बाइट लेता है। डबल, ये लार्ज डेसिमल नंबर्स होते हैं, जो बड़े डेसिमल नंबर होते हैं जिसमें पॉइंट के बाद कम से कम 15-16 डिजिट हों, तो ये बड़े डेसिमल नंबर्स होते हैं, उनको हम डबल डेटा टाइप के अंदर रखते हैं और ये कंप्यूटर की मेमोरी में 8 बाइट स्थान लेते हैं। हमें ये याद रखना है। इंटीजर 2 बाइट लेता है, फ्लोट 4 बाइट, कैरेक्टर्स 1 बाइट और डबल 8 बाइट। इसके अलावा जब जो ये 4 डेटा टाइप आपको बताए ऊपर, इन चारों डेटा टाइप से मिलता जुलता कोई डेटा ना हो, मतलब चारों टाइप का डेटा ही ना हो, तब उसको हम वॉइड कहते हैं। वो वॉइड डेटा टाइप के अंदर आता है। वॉइड का मतलब होता है कोई भी वैल्यू नहीं है, नो वैल्यू। अब जैसा कि डेटा टाइप हम समझ चुके हैं, तो डेटा टाइप हमने पढ़े 5 टाइप के यहाँ पर। इनको हम प्राइमरी डेटा टाइप कहते हैं। इसके अलावा डेराइव्ड डेटा टाइप भी होते हैं, एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन। अभी आप केवल इनके नाम याद कर लें कि ये डेराइव्ड हैं और ये प्राइमरी हैं। बाकी हम जैसे ही आगे पढ़ेंगे तो इनके बारे में हम जानेंगे। अगला टॉपिक हमारा है वेरिएबल। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बेस है ये प्रोग्रामिंग का। अगर हमें वेरिएबल का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो हम प्रोग्रामिंग सीख ही नहीं सकते। और ये हमारा आखिरी टॉपिक है। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं और यहाँ तक आ गए हैं और चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो भी अपलोड करूँ, तो आप लाइक करते जाइए। हमारा टारगेट है 100 लाइक्स का। जैसे ही 100 लाइक पूरे हो जाएंगे मैं अगला वीडियो डाल दूँगा। आप वीडियो को लाइक करें और लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखें नेक्स्ट, NEXT, आपको लिखना है NEXT। वीडियो को लाइक करें और लिखें कमेंट में NEXT। जैसे ही 100 लाइक पूरे हो जाएंगे मैं अगला वीडियो डाल दूँगा। अब ये वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल, अगर हमें कंप्यूटर की मेमोरी में कोई डेटा रखना है तो उसके लिए हम कंप्यूटर की मेमोरी में एक स्थान बनाते हैं, एक कंटेनर बनाते हैं।
ये जो कंटेनर होता है इसी को हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल क्या है, एक कंटेनर के समान है, कंटेनर की तरह है, जिसका यूज़ करके हम कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा को स्टोर करते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी है, वेरिएबल एक नाम है जो मेमोरी में डेटा को स्टोर करता है। वेरिएबल को हम रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशन भी कह सकते हैं। हमने एक मेमोरी लोकेशन को रिजर्व कर लिया ताकि हम उसके अंदर बाद में डेटा को रख पाएँ। तो जो रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशन होती है इसको हम वेरिएबल कहते हैं। अब ये वेरिएबल हमें बनाना कैसे है, कैसे हम मेमोरी को रिज़र्व कर सकते हैं या कैसे हम वेरिएबल बना सकते हैं। सबसे पहले तो हमें डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि डेटा हमारा 5 टाइप का है। मेन 4 टाइप का डेटा हो सकता है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल। तो अगर ये याद है हमें तो हम वेरिएबल को आसानी से बना सकते हैं। अब वेरिएबल बनाने के लिए हमें कुछ कोड लिखना पड़ता है। कोड क्या है, सबसे पहले तो हम डेटा टाइप लिखते हैं। मान लेते हैं हम इंटीजर को स्टोर कराना चाहते हैं तो हम जो कोड लिखेंगे INT, इंटीजर डेटा टाइप। अब हम जो स्थान बना रहे हैं उस स्थान को कुछ नाम दे देंगे। मान लेते हैं हमने नाम दिया A और सेमीकोलन लगा देंगे। तो इस तरीके का कोड लिखकर हम कंप्यूटर की मेमोरी में मेमोरी को रिज़र्व कर लेंगे। अब हमने एक स्थान रिज़र्व किया जिसका नाम है A, और ये कौन से डेटा को स्टोर करेगा, ये इंटीजर डेटा को स्टोर करेगा। तो इसका मतलब ये कंप्यूटर की मेमोरी में 2 बाइट को रिज़र्व कर रहा होगा। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया है इंटीजर डेटा टाइप का, और वेरिएबल का नाम है एज, और इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू भी रख दी है हमने। जैसे ही हमने ऐसा लिखा हुआ है एज, तो एक कंप्यूटर की मेमोरी में स्थान बन जाएगा। इस स्थान का नाम होगा एज, और इसके अंदर हम वैल्यू रखना चाहते हैं तो इक्वल करके इन्हें 20 रख दिया है। तो इस स्थान के अंदर कंप्यूटर 20 जो संख्या है वो स्टोर कर लेगा। इसी तरीके से अगर हम फ्लोट डेटा रखना चाहते हैं तो उसका फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो हम फ्लोट डेटा टाइप लिखेंगे, फिर वेरिएबल का नाम लिखेंगे और इक्वल करके हम संख्या लिख देंगे, तो उस स्थान में वो संख्या स्टोर हो जाएगी। इसी तरीके से कैरेक्टर भी कर सकते हैं। वेरिएबल 2 टाइप के होते हैं, एक लोकल वेरिएबल होता है, दूसरा ग्लोबल वेरिएबल होता है। अभी केवल आप इनके नाम को समझें। अगली क्लास में और आगे की क्लास में हम वेरिएबल के टॉपिक को और डीपली समझेंगे। तो हमारा जो आज का वीडियो है वो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। जैसे ही 100 लाइक्स पूरे हो जाएंगे वैसे ये अगला वीडियो अपलोड हो जाएगा। आपको लाइक करने के बाद कमेंट लिखना है NEXT, नेक्स्ट। जैसे ही आप नेक्स्ट लिखेंगे आपका काम ख़त्म है। 100 लाइक्स का टारगेट पूरा होते ही अगला वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।